आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। कहावत है कि दमा दम के साथ ही जाता है। मतलब दमा यानी अस्थमा रोग को खत्म करना संभव नहीं है। हाँ, बीमारी की तीव्रता कम की जा सकती है। मरीज को इलाज की मदद से सांस लेना आसान भी बनाया जा सकता है। वैसे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक तो यही कहना है कि अस्थमा को दूर रखने के लिए जागरूकता और सावधानी बरतना ही सबसे बेहतर उपाय है। आपको अगर ना पता हो तो मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर इससे बचाया जा सके। दमा या अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, ये हम सब जानते हैं। जनरल सी बात अगर आप पूछेंगे किसी से भी कि अस्थमा है तो बोलेंगे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर इसके बाद दम जो है वो फूल जाता है, खांसी आती है, वो भी बलगम वाली। बढ़े हुए दमा में मरीज को खांसी का दौरा भी पड़ सकता है जो कुछ घंटों तक जारी रह सकता है। यहाँ तक कि दौरे के दौरान मरीज की मौत तक भी हो सकती है। अब ये तो इस बीमारी की गंभीरता की बात हुई। अब ये गंभीरता कम नहीं थी कि पिछले 2 सालों से कोरोना भी हमारे साथ है और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई भी हैं कि कोरोना की वजह से अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा रिस्क होता है। घर से निकलना लोगों का बंद है, दोस्तों से मिलना बंद है, कहीं आना जाना बंद है। और अगर इस बीच आपको अस्थमा की बीमारी है तो आपने ये सुना होगा कि आपके लिए और खतरनाक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लोग कहते हैं तुम्हें अस्थमा है, तुम्हें ज्यादा रिस्क है, इसलिए बाहर मत निकलो। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल आबादी के 8% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, यानी जिनमें 6% बच्चे हैं और 2% एडल्ट्स हैं। वहीं अगर आप सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों को देखेंगे तो करीब 25 करोड़ अमेरिकी, साथ में 67 लाख बच्चे अस्थमा से संक्रमित हैं। तो सिर्फ ये कहना कि अस्थमा बूढ़ों की बीमारी है, ये इस आंकड़े से देखकर तो नहीं लगता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अस्थमा, जिसे ब्रोंकाइल अस्थमा भी कहते हैं, कई बार आपने ब्रोंकाइटिस भी सुना होगा, तो क्यों ना इस पर बात की जाए। अस्थमा किस बला का नाम है, क्यों होता है, कैसे इससे बचें, और भी तमाम सवाल, जैसे क्या इसका इलाज संभव है, किस तरह का डायग्नोसिस होता है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल से जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रशांत छाजेड़, जो मुंबई के फोर्टिस हिरांदनी हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी, तो सर आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइल अस्थमा पर एक्चुअली। तो बस यहाँ से एक शुरुआत आपसे यही कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइल अस्थमा, एक बार इसको बताते हुए कि इसमें डिफरेंस भी कुछ है क्या, या एक दूसरे से ये अलग हैं या सेम हैं, या फिर ये टर्म्स जो हैं अलग अलग हैं। एक बार इसका कंफ्यूजन, क्योंकि कभी हम ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, कभी हम अस्थमा भी कहते हैं, कभी हम ब्रोंकाइल अस्थमा भी कहते हैं। नहीं, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, वैसा है। सो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा, ये सब एक ही है। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या कि जब भी अपनी श्वास नलिका में कोई वजह से सूजन हो जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस किया जाता है, या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अभी whenever there is inflammation it is called as bronchitis in the airway। ये ब्रोंकाइटिस के या इन्फ्लेमेशन के कॉमन रीजंस है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस करके हो सकता है। और अनदर कॉमन रीजन ऑफ ब्रोंकाइटिस इज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा। कि जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा में जो ब्रोंकाई में सूजन होती है, श्वास नलिका में सूजन होती है, उसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा कहा जाता है। तो जब भी अपनी श्वास नलिका में सूजन हो जाती है और उसके बाद उसके जो पास के जो मसल्स होते हैं जो
हम ब्रोंकियल मसल्स कहते हैं, जब भी वो टाइटन हो जाते हैं तो दैट इज द टाइम कि अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। जी। और सर ये सारे जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, क्या क्या बड़ी वजह होती हैं जिसकी वजह से ये सूजन तक पहुंच जाती है, एक ब्रोंकाइल अस्थमा का ये रूप ले लेती है? तो अलग टाइप के एलर्जेंस होते हैं या इरिटेंट्स होते हैं जो कि एक ट्रिगर करते हैं इस ब्रोंकाइटिस का। तो हर व्यक्ति के लिए जो एलर्जन है या इरिटेंट है वो अलग हो सकता है, बट अगर हम देखें तो जो कॉमन दमा के या अस्थमा के जो ट्रिगर्स हैं उसे हम कह सकते हैं कि जो पोलन होता है, जो ग्रास में से पोलन आता है, कोई फ्लावर्स में से जो पोलन आता है, ट्रीज में से जो पोलन आता है, तो वो पोलन के वजह से भी काफी लोगों को एलर्जी होती है। कभी कभी तो ये हम कह सकते हैं कि आउटडोर एलर्जेंस एंड इंडोर एलर्जन। सो पोलन ये जो है ये आउटडोर एलर्जन माना जाता है। अभी अगर हम इंडोर एलर्जन की बात करें तो इंडोर एलर्जन डस्ट माइट से, सबसे कॉमन डस्ट माइट होता है, और नॉर्मली डस्ट माइट की वजह से बाय इटसेल्फ वो एलर्जी नहीं करता है, बट जो डस्ट माइट जो डर्ट क्रिएट करता है वो कोई लोगों के लिए बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है। तो डस्ट माइट की जो ड्रॉपिंग्स होते हैं उससे दे आर इंडोर एलर्जेंस। फिर कभी कभी पेट डैंडर होता है, तो जो किसी को कैट या डॉग की जो पेट्स होते हैं उनमें से उनका जो डैंडर होता है तो उससे भी एलर्जिक होते हैं, और उससे भी एक इरिटेंट करके एस्मा ट्रिगर हो सकता है। ऐसे अनेक इंडोर एलर्जेंस है, कभी कॉकरोचेस से भी होता है या मोल्ड से होता है। कभी कभी जो हम हवा के अंदर जो इरिटेंट्स होते हैं जैसे हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, तो केमिकल फ्यूम्स है या स्मोक है, या कभी कभी किसी को कोई स्ट्रॉन्ग ओडर होता है या स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इससे भी एस्मा कभी ट्रिगर हो सकता है। तो जैसे कि अस्थमा है, जैसे माना जाता है कि ये बूढ़ों की बीमारी है, ऐसी एक धारणा है, लोग कहते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है कि अस्थमा सिर्फ ये ओल्ड एज की बीमारी है, या फिर ये किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, छोटे से लेकर बच्चे तक उतनी ही गंभीर? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये अस्थमा जो है ये ओल्ड एज की डायग्नोसिस या बीमारी नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। ये चाइल्डहुड में भी हो सकता है, टीन एज में भी हो सकता है, यंग एडल्ट को भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है और ओल्ड में भी हो सकता है। तो अस्थमा कैन बी प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स, सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो ये क्यों महत्व है कि यदि कोई पेशेंट को कोई खांसी है जो रिकरेंट खांसी होती है, या कभी रिकरेंट कोई ब्रेथलेसनेस होता है या चेस्ट टाइटनेस होता है, तो कोई भी एज ग्रुप में आपको एस्थमा के बारे में एज अ पॉसिबिलिटी आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। Okay. और क्या कुछ ऐसे भी चांसेस है डॉक्टर कि ये जो अस्थमा है वो जेनेटिक भी होती है? मतलब अगर मेरे घर में किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइल अस्थमा है, दमा की बीमारी है, तो क्या ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आगे चलकर मुझे भी ये होने वाला है, ये हो सकता है? अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या एस्थमा जेनेटिक है। हमने अक्सर देखा है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्थमा ये इम्पोर्टेंट होती है। तो यस, देयर इज अ चांस कि अगर किसी के फैमिली में पेरेंट्स को, भाई बहन को अगर एस्थमा है तो उस व्यक्ति को भी एस्थमा होने का चांस है, रिस्क ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एस्थमा ये खाली एक जेनेटिक ही बीमारी है। जो लोगों के फैमिली में एस्थमा की हिस्ट्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी एस्थमा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है ब्रोंकाइल अस्थमा का। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हैं जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, इसके अलावा, सूजन के अलावा भी? अगर हम एस्थमा के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो एस्थमा के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला है चेस्ट, किसी को टाइटनेस फील होता है, किसी को व्हीजिंग होता है, विस्लिंग साउंड आते हैं, या किसी को बैठे बैठे ब्रेथलेसनेस शुरू होता है, या किसी को चलने के ऊपर ब्रेथलेसनेस ज्यादा महसूस होता है, किसी को खांसी होती है, किसी को खांसी और सांस लगने की तकलीफ साथ में होती है। तो ये जो है ये कॉमन सिम्टम्स है एस्थमा के।
अक्सर अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं, या इसके साथ में कभी कभी अपर एयरवे के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। अपर एयरवे जो कि हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, तो उसमें रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, ब्लॉक नोज है, थ्रोट इरिटेशन है, ये सब भी सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे डॉक्टर, अभी जनवरी का महीना है, ठंड बहुत है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ दिनों से मौसम ठीक है, लेकिन ठंड में अक्सर जो ये ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये कि ठंड में क्यों जो है ये ब्रोंकाइटिस के मरीजों की जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है बाकी जो मौसम है उसके मुकाबले? नहीं, तो कैसा है ना कि जो कोल्ड एयर है, ये कहीं अस्थमा पेशेंट्स के लिए एक ट्रिगर माना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्मोक होता है, या पोल्यूशन है, या कोई केमिकल फ्यूम्स है, ये जैसे अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, वैसे काफी लोगों के लिए कोल्ड एयर, जो ठंड हवा है, ये भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। इसके लिए कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिन्हें सीजनल अस्थमा होता है, कि जो खाली उनको जब भी कोल्ड होता है, विंटर होता है, ठंड होता है, उसी टाइम पे सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं। ऑल्सो कभी कभी ऐसे होता है कि जो कोल्ड वेदर होता है, उस टाइम पे अक्सर जो फ्लू का सिम्टम, फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, या फ्लू होने का जो चांस रहता है, जो हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, तो उसके वजह से भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कभी कभी वायरल ब्रोंकाइटिस होने के साथ भी अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर, जैसे कि अब ये अस्थमा तो कुछ चीजें हैं, जैसे जेनेटिक है, वो किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी लापरवाहियां होती हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से भी ब्रोंकाइल अस्थमा हो सकता है। तो मेरा आपसे ये सवाल हमारे लिसनर्स के लिए, किन गलतियों को एक्चुअली में हमें अवॉइड करना है? अस्थमा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज यह है कि उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। एक बार उसका डायग्नोसिस हो जाता है, तो फिर उसका जो आगे जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्लान है, पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द मेडिसिन, पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ये सब काफी चीजों में क्लैरिटी आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके डॉक्टर कभी आपको बोल सकते हैं कि आपको एज नीडेड मेडिसिन लेनी है, जिनको वेरी माइल्ड अस्थमा होता है, या किसी को सीजनल होता है, तो कोई पर्टिकुलर सीजन में ही दवाई लगने का चांस ज्यादा है, या कोई लोगों को थ्रू आउट द ईयर अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, तो उस वक्त उनको, कई पेशेंट्स को रेगुलर दवा लेनी चाहिए। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपके डॉक्टर ने मेडिसिन आपको दी है, वो आपको रेगुलर लेनी है। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? एक है कि अस्थमा के पेशेंट्स अगर वो एज प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेते हैं, तो उनके सिम्टम्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं, एंड दे कैन लिव अ नॉर्मल और नियर नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल। और दूसरा है कि रेगुलर मेडिसिन लेने का और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, या एज प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेना का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जो ये एस्मा अटैक होने का जो चांस है, वो बहुत कम हो जाता है। हमने देखा है कि जो पेशेंट्स रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, उनका जो एस्मा अटैक होने की जो संभावना है, वो बहुत कम हो जाती है। और इसके लिए हम पेशेंट के कहते हैं कि अगर वे, हमारे जो पेशेंट्स हैं आजकल, जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें जो एस्मा अटैक्स है, एस्मा एक्सेसरबेशंस है, हम इसका प्रमाण कम कर सकते हैं और उसका काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। और कुछ खास तरह की आदतें जिसे हमें परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर जब भी किसी चीज से हमें ये बचना हो। आइडेंटिफाई, हम्म। करेक्ट। तो हमें और एक बात है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ट्रिगर्स क्या है। हर व्यक्ति के लिए ट्रिगर्स अलग होते हैं। कभी कभी तो ऑब्जर्वेशन से हो जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज करने से ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता चल जाता है कि कभी कोई वो कारपेट वाली एरिया में चले जाए, तो उनका जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं, या कभी कोई फर वाला ब्लैंकेट यूज करते हैं, या घर में कोई बच्चे लोग फर टॉयज खेलते हैं, तो उनके साथ ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, कारपेट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, जो फर वाली चीजें होती है, या जो जो भी चीज डस्ट एक्यूमुलेट करते हैं, इसका मतलब हमें डस्ट की एलर्जी है, डस्ट माइट का एलर्जी का होने का चांस ज्यादा है। तो यदि ये आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, तो हमें वो चीज अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक तो केयरफुल अटेंशन से कि भाई हमें एक पर्टिकुलर एक चीज से ये ट्रिगर होने की संभावना है, अपने डॉक्टर से बात करके उसे क्लैरिफाई कर लो। कभी कभी हम कोई पेशेंट्स में हम एक स्किन एलर्जी टेस्ट भी करते हैं, जो हम लोग स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, वो भी हम कॉमन एलर्जीज के साथ करते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉमन एलर्जीज टू विच द पेशेंट इज एलर्जिक टू, ताकि हम अवॉइडेंस मेजर्स उस पेशेंट के साथ, उस व्यक्ति के साथ और अच्छे से डिस्कस कर सके। और एक बार जो ट्रिगर्स का डिस्कशन पेशेंट के साथ हो जाता है, उसका महत्व यह है कि हम अगर उसे अवॉइड करें तो अपने सिम्टम्स कम हो सकते हैं, और सिम्टम्स कम होने के साथ अपनी जो दवाइयों की जो नीड है, डोसेज है, उसके भी कम होने की संभावना होती है। जी। और डॉक्टर, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए खासकर आपसे एक सजेशन मैं लेना चाहूंगी कि आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए कोई टाइम नहीं है, इट हैज टू बी नाउ। यू नो, एनीबॉडी हु इज स्मोकिंग, उनको तो क्विट करना है तो अब क्विट करना है, और जिन्होंने शुरू नहीं किया है उन्होंने शुरू नहीं करना है। तो ये बात बहुत क्लियर है। और उसी के साथ यदि आपको अगर किसी को एस्मा है और स्मोकिंग करते हैं, तो ये बात समझ के लो, ऑलरेडी हमने अभी चर्चा की है कि जो लोगों का एस्मा होता है उनके जो ट्रिगर्स होते हैं, हमने अलग अलग ट्रिगर्स की बात की है, जिसमें हमने स्मोक पोल्यूशन की बात की है। तो एक तरफ आपको एस्मा है और दूसरी तरफ आप खुद होके ही वो ट्रिगर को आप स्मोक कर रहे हो, तो ये आपके लिए हानिकारक तो डेफिनेटली है। सो स्मोकिंग छोड़ने के लिए, वेदर वो बीड़ी हो या सिगरेट हो, उसके लिए कोई टाइम नहीं है, द टाइम इज नाउ। जी सर, एक सवाल वही पैंडेमिक को लेकर है। कोविड-19 है, कई बार ऐसी रिपोर्ट्स रिसर्च आए जिसमें कहा गया कि अस्थमा पेशेंट्स को कोविड-19 का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं, क्या उनको कोविड-19 का ज्यादा रिस्क है, और फिर है तो फिर किस तरह का है, कैसा है? एक्चुअल में ये देखा गया है, ऑब्जर्वेशन किया गया है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स रेगुलर दवाई ले रहे हैं, उनको कोविड का जो डायग्नोसिस है वो हमने बहुत कम देखा है, और जिनको होता है उनकी जो कोविड की जो तीव्रता है इन्फेक्शन की, वो कम है। ये मैं कहूँगा कि ऑल अक्रॉस। रिसेंटली एक बहुत अच्छा ट्रायल हुआ है यूके में, जिसने ये बताया कि जो हम एस्मा में जो मेडिसिन यूज करते हैं, वो भी एस कोविड के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करके है। तो मैसेज में यही दूंगा कि जो लोगों को एस्मा है, आप अपने मेडिसिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं, तो आपको जो हमने डेटा देखा है, उस डेटा के हिसाब से आपका जो कोविड के यदि आपको कोविड भी होता है, तो उसकी तीव्रता कम होने के चांसेस ज्यादा है, यदि आप रेगुलर आपके एस्मा के दवाई ले रहे हो तो। ठीक है डॉक्टर, इनहेलर को लेकर मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि कई लोग ना इनहेलर अपने पास रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं यार इनहेलर क्यों लेके चलते हो। एक जो धारणा बनी हुई है कि इनहेलर नहीं, उसको लेकर चलने में लोग कई सवाल पूछते हैं, तो लोग नहीं रखना चाहते हैं। अस्थमा, जो ब्रोंकाइल अस्थमा है, उसमें ये इनहेलर्स का कितना बड़ा रोल है? कब, व्हेन इट इज द बेस्ट टाइम टू यूज इनहेलर्स? Inhaler is always the foundation of the treatment of asthma is inhalers. तो इनहेलर ये मेनस्टे है, और आपका ये जो इतना इम्पोर्टेंट माध्यम है, जो आप मीडिया है, जो आपकी लोगों के पास इतनी पहुंच है, इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनहेलर एस्मा के लिए सही है। आपने इनहेलर इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इसकी वजह ऐसी है कि जो इनहेलर जब भी यूज किया जाता है, तो जो डोज की जो मात्रा है, दवाई की डोज की मात्रा वो बहुत कम रहती है, और वो दवाई जहाँ जरूरत है वहां पे जाके काम कर रही है। और वो हिसाब से अगर हम इसे टैबलेट्स के में कन्वर्ट करें, तो टैबलेट्स के मुकाबले इनका डोज बहुत कम है, और जो साइड इफेक्ट्स की जो प्रोफाइल है वो काफी कम है टैबलेट्स के मुताबिक। सो एस्मा के लिए इनहेलर सही है, ये हमने सब लोगों ने जान के लेना है, क्योंकि मैंने आपको जो बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी बता दिए हैं। दूसरी बात आपने कहा इम्पोर्टेंट है कि काफी लोगों को इनहेलर लेके जाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है एस्मा। आई थिंक एक इम्पोर्टेंट चीज सबने समझ लेना है कि मोस्ट ऑफ द एस्मा पेशेंट्स कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, एंड यदि अगर किसी को एस्मा है तो आपने खुद का ख्याल रखना है। यू नो, योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड सामने वाला दवाई के बारे में क्या सोचता है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अपने लिए जो सही है
हमने वो करना चाहिए। और यदि अगेन मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनहेलर के बारे में जो बैरियर है, जो मिसकंसेप्शन है, वो ना रखे। अगेन आई विल से एस्मा के लिए इनहेलर सही है। तो कुछ होम रेमेडीज जैसे हम घर पर कुछ इन दवाइयों के अलावा जो डायग्नोसिस हो रहा है वो तो होगा ही जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन घर पर ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने आप से ही कुछ चीजें करने लग जाते हैं। तो क्या घर पर रहकर हम कर सकते हैं छोटी छोटी, जैसे गर्म पानी लोग पीते हैं, कुछ गर्म चीजें खा ली ताकि वो जो खांसी है, जो बलगम है, वो कंट्रोल में रहे। तो एक ओवरऑल होम रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे लिसनर्स को। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी डायग्नोसिस है, उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। आपको डायग्नोसिस है और वो डायग्नोसिस के लिए वो ट्रीटमेंट है, तो हमें वो स्पेसिफिक रहना है। हमें जो जरूरत है हमने वही लेना चाहिए। और अवॉइडेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडोर एलर्जेंस है, आउटडोर एलर्जेंस है, हमें उनसे केयरफुल रहना है। हमें ये देखना है, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आपका जो ये एलर्जन का जो एक्सपोजर है, आप ये एक्सपोजर कैसा कम कर सकते हैं, और वो हिसाब से आपके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स वो कम हो गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी रही अभी अक्सर क्या होता है कि हमेशा सभी के घर में कोई ना कोई रेमेडीज दी जाती है। हम आपसे यही कहेंगे कि यदि किसी को अगर एस्मा है तो उसका जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपको जो डॉक्टर ने कहा है, आप उससे बायपास मत कीजिए, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एस्मा। और खाली हमें एस्मा का एक चीज याद रखें कि सिम्टम्स ही खाली कंट्रोल नहीं करना है, बट वो एस्मा को कोई सीवियर अटैक बनने से भी रोकना है। सो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, जो आपको समझाया गया है, वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपको लेना जरूरी है। और जिन चीजों से आपकी तकलीफ बढ़ रही है, आपको लगता है कि आपको 1, 2, 3 चीजें सूट नहीं होती है, वो खाने की भी चीजें हो सकती है, आप उन्हें अवॉइड कीजिए। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा। तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनका सख्ती से पालन कीजिएगा। कोरोना काल में खासकर आप सांस की दिक्कतों से जितना बचकर रहें और ठंडियों में भी उतना ही अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने हमसे अस्थमा पर इतनी डिटेल बातचीत की अपना एक समय निकाल कर। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इस क्वेश्चन आंसर सेशन में एजुकेट करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को भी अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। ईमेल पता नोट कर दीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूं खुशबू। फिलहाल इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।